इंटरफियरेंस गियर्स की, जो गियर्स का वर्ड है उसमें सबसे बड़ा अब्यूज कोई बोले तो वो इंटरफेरेंस है, क्योंकि माय डियर ये वो चीज है जो गियर की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। और गियर हम जानते हैं ऑलरेडी बहुत कॉस्टली डिवाइस होती है, मैन्युफैक्चरिंग टू मटेरियल कॉस्ट, सॉरी मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग टू मटेरियल कॉस्ट, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं मशीनिंग टू मटेरियल कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। तो इसलिए माय डियर ये डिवाइसेस बहुत महंगी होती है, और जिसमें मशीनिंग कॉस्ट इतना हाई है, हाई कॉस्ट है, तो हम इसको लॉन्ग लाइफ के लिए ही बनाएंगे। सो माय डियर गियर्स को जनरली मोर देन 100-200 ईयर्स के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि जो गियर्स है या गियर बॉक्सेस हैं ये बहुत ही कॉस्टली डिवाइसेस होते हैं, और अगर इंटरफेरेंस गियर्स में रहेगा तो गियर्स कुछ मिनटों के अंदर माय डियर दम तोड़ देंगे। तो इसलिए जब तक एक गियर मैन्युफैक्चरर कंपनी को ये कंफर्मेशन नहीं मिलता कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, तब तक वो डिजाइन को अप्रूव नहीं करती, तब तक वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करती। क्योंकि माय डियर इंटरफेरेंस अगर गियर्स में हुआ तो कुछ मिनटों के अंदर गियर्स फेल हो जाएंगे, और जो गियर्स हमने इतने महंगे खरीदे हैं जो कि मोर देन 100 ईयर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, उनका फेल होना कोई मामूली बात नहीं है। और अगर वो फेल हुए तो माय डियर ऐसे गियर कोई खरीदना ही पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमें हर कुछ दिनों में गियर बदलने पड़े तो ऐसे गियर्स का फिर कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्योंकि माय डियर गियर्स हमने लगाए थे ताकि हम कुछ एप्लीकेशंस में कांस्टेंट ओमेगा रेशो को पा सके, ताकि हम टायर्स की लाइफ को सेव कर सके। इन डिफरेंशियल वी हैव यूज्ड दैट। तो माय डियर फॉर दैट पर्पस इफ वी आर अप्लाइंग गियर्स जो खुद बहुत कॉस्टली है, अगर खुद बड़ी जल्दी फेल होंगे, माय डियर गियर्स को कोई प्रेफर नहीं करेगा। तो इसीलिए गियर्स को बहुत बड़ी लाइफ के लिए डिजाइन किया जाता है, और जब तक इंटरफेरेंस गियर में रहेगा तब तक गियर्स की लाइफ बड़ी नहीं हो सकती। तो हमें देखना इंटरफेरेंस होता है, जैसे नाम बता रहा है इंटरफेयर करना। सो माय डियर जब दो गियर्स मेटिंग गियर्स होते हैं तो हमने देखा है कि लॉ ऑफ गियरिंग को जो सेटिस्फाई करता है उसमें दो प्रोफाइल्स होती है, एक इन्वॉल्यूट और एक साइक्लोइडल, और अभी हम इन्वॉल्यूट पढ़ रहे हैं। सो माय डियर जब तक एक इन्वॉल्यूट दूसरे इन्वॉल्यूट के साथ चलता है तब तक उन दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो एक दूसरे के हिसाब से ही बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ चलने के लिए ही बने हुए हैं। बट माय डियर अगर गलती से कभी इन्वॉल्यूट पार्ट नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट के कॉन्टेक्ट में आ गया तो माय डियर इन्वॉल्यूट नॉन इन्वॉल्यूट के साथ चलने के लिए बना नहीं है, लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं करेगा, देयर विल बी स्लिप विद स्लाइडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ट्रांसफर। एंड माय डियर अगर गलती से ऐसा हुआ कुछ मिनटों के अंदर गियर अपना दम तोड़ देंगे, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो माय डियर इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, जब हमने दोनों ही गियर को इन्वॉल्यूट बनाया है तो इंटरफेरेंस आएगा क्यों? तो माय डियर हमने एक टर्म पढ़ी है बेस सर्कल, और हम जानते हैं कि जो गियर है वो इन्वॉल्यूट बेस सर्कल के ऊपर होता है, बेस सर्कल के नीचे का पार्ट इन्वॉल्यूट नहीं होता। तो सोचो माय डियर कि हमने एक गियर इस तरीके से डिजाइन किया विच वाज लाइक दिस, और ये जो गियर टीथ है ये इसका बेस सर्कल बना दिया मैंने, मतलब इतना पोर्शन जो गियर का है वो नॉन इन्वॉल्यूट है, और इसके ऊपर वाला जो गियर टीथ है वो इन्वॉल्यूट है। अब जो दूसरा गियर टीथ मैंने बनाया उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट हो सकता है बेस्ड ऑन दिस बेस सर्कल। तो माय डियर जो दूसरा गियर था वो लाइक कुछ इस तरीके से था, दिस वाज लाइक दिस, और इसका भी बेस सर्कल ऐसे था। तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नॉन इन्वॉल्यूट था, उससे पहले वाला इन्वॉल्यूट। तो जब इस गियर टीथ का इन्वॉल्यूट इसके नॉन इन्वॉल्यूट के कांटेक्ट में आएगा तो माय डियर इतनी देर तक के लिए ये बने ही नहीं है एक दूसरे के लिए, तो कुछ मिनटों के अंदर ये वाला गियर टीथ का टिप इसके फ्लैंक को बेस को उखाड़ कर रख देगा। क्योंकि माय डियर जब इन्वॉल्यूट और नॉन इन्वॉल्यूट कनेक्शन आपस में जुड़ते हैं तो माय डियर तबाही आ जाती है। रीजन बीइंग वो दोनों एक दूसरे के साथ चलने के लिए कंपैटिबल नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ चलने के लिए बने नहीं है, ये दोनों प्रोफाइल एक जैसे नहीं है। तो इन्वॉल्यूट और नॉन इन्वॉल्यूट जब भी कांटेक्ट में आएंगे माय डियर तो एक गियर का टिप दूसरे गियर के फ्लैंक को उखाड़ देगा, और इसी तरीके से जब इसका टिप यहां पहुंचेगा तो वो इसको उखाड़ेगा। तो माय डियर यहां पर रिलेशन बिल्कुल ऐसा ही है कि हम तो डूबेंगे ही तुम्हें भी साथ लेकर। तो माय डियर एक गियर दूसरे गियर का फ्लैंक उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करता है, और इस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस बोल रहे हैं जो हो रहा है। और इसका रिजल्ट जो ये मटेरियल हट जाएगा, तो अब जो नया गियर ये हटने के बाद जब हमें दिखाई देगा तो अब हमें गियर ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि इसका कुछ पार्ट एक गियर उखाड़ देगा। तो जब उखड़ने के बाद ये ऐसा बन जाएगा तो माय डियर दिस फिनोमिना इज नोन एज अंडर कटिंग। और ये अंडर कटिंग हमने नहीं की, एक गियर टीथ ने दूसरे गियर टीथ की कर दी।
तो अगर ऐसा हुआ माय डियर तो डेफिनेटली गियर का जो बेस वाला पोर्शन है जो डिडेंडम के साथ जुड़ा है वो वीक होगा, क्योंकि एक्सेसिव फोर्सेस से टिप जब इसको उखाड़ कर फेंकेगी तो देयर आर चांसेस दैट दिस पोर्शन विल गेट वीकन, और अगर ये वीक होगा तो बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा। एंड माय डियर दिस इज इंटरफेरेंस एंड अंडरकटिंग। तो माय डियर इंटरफेरेंस एक ऐसी अब्यूज है पूरे गियर के लिए, जो गियर को मिलते ही गियर कुछ समय में अपने प्राण त्याग देता है, या गियर खत्म हो जाता है, या गियर फेल हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि गियर लंबी लाइफ जिए तो इंटरफेरेंस को माय डियर कम करने से काम नहीं चलेगा, इंटरफेरेंस को पूरे तरीके से खत्म करना पड़ेगा। एंड माय डियर जब तक इंटरफेरेंस को पूरे तरीके से खत्म नहीं करोगे तब तक मैन्युफैक्चरर गियर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही नहीं करता। तो माय डियर अब हम देखते हैं कि किस किस तरीके से हम इस इंटरफेरेंस को खत्म कर सकते हैं। इसको खत्म करने के लिए हमें बस नॉन इन्वोल्यूट को इन्वोल्यूट से मिलने से रोकना है। तो माय डियर ऐसा करने के लिए जो जो तरीके आए एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। द मेथड्स टू नॉट रिड्यूस बट एलिमिनेट द इंटरफेरेंस। सबसे पहला मेथड माय डियर है अंडरकटिंग। इसका दूसरा मतलब है कि अपने डर को ही खत्म कर दो। हमें डर क्या है कि इंटरफेरेंस होगा तो अंडरकटिंग होगी। तो माय डियर क्यों ना हम पहले से ही गियर को अंडरकट करके भेजें, क्योंकि जब गियर अंडरकटिंग करता है तो दोनों गियर्स के अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी और कटिंग भी अनइवन हो सकती है, एंड इवन ज्यादा स्ट्रेसेस का इंडक्शन हो सकता है। पर जब हम अच्छे से मशीनिंग करके अंडरकटिंग करेंगे तो डेफिनेटली उससे कम तरह की स्ट्रेसेस या कम स्ट्रेसेस आएंगी। और माय डियर जब अंडरकटिंग हम खुद ही कर देंगे तो कहने का मतलब यह है कि ये गियर हमारा था, तो नॉर्मली गियर कुछ ऐसा बनने वाला था, पर हमने इस गियर के अंदर अंडरकटिंग कर दी। अंडरकटिंग करने का मतलब है वी हैव मेड लाइक दिस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा बेस सर्कल था, बेस सर्कल के पहले वाला पार्ट इन्वोल्यूट था। तो हमने क्या किया, इसको अंडरकटिंग करके इसका नॉन इन्वोल्यूट पार्ट जो है वो यहां से अंदर की तरफ ले गए। और ऐसा होने से अब जब दूसरा गियर इसके कांटेक्ट में आएगा तो माय डियर वो कुछ ऐसा होगा। तो इस बार जो दूसरा गियर है वो नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन के साथ टच में नहीं आया। तो जो काम अंडरकटिंग गियर किया करते थे वो हमने पहले से ही करके भेजा। तो जब हमने पहले से ही करके भेजा यहां पर भी करके भेजना पड़ेगा। तो ऐसा करने से नो डाउट माय डियर गियर का जो ये वाला पोर्शन है वो वीक हुआ होगा, जिसके कारण ये ज्यादा पावर ट्रांसमिशन की एप्लीकेशंस में इन गियर्स को हम यूज नहीं कर सकते। बट माय डियर लो पावर ट्रांसमिशन गियर के अंदर ये किंग कहलाते हैं, क्योंकि लो पावर ट्रांसमिशन जहां भी है वहां हम अंडरकट गियर करके अपना काम चला लेते हैं। एंड माय डियर इफ वी टॉक अबाउट अंडरकट, तो अंडरकट गियर्स आर यूज्ड वेयर लो पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशंस आर देयर लाइक वॉचेस एंड ऑल। सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंगल। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जैसे जैसे हम प्रेशर एंगल को बढ़ाएंगे, as pressure angle increases, the radius of base circle is r cos phi. R cos phi. As phi increases, as my dear phi increases, base circle radius reduces. तो my dear अगर हमारा ये वाला सर्कल पिच सर्कल है, या फिर मैं गियर को ही दिखाता हूं, लेट अस से दिस इज ओवर गियर, ये हमारा बेस सर्कल है। अगर हमने फाई को माय डियर कम कर दिया, सॉरी फाई को अगर हमने बढ़ा दिया तो बेस सर्कल रेडियस कम हो गया, अब नया बेस सर्कल यहां से जाएगा। तो जो नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन पहले इतना था दैट गोट रिड्यूस टू दिस। एंड माय डियर अगर नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन कम हो गया तो माय डियर सीधा सा मतलब है इस बात का कि इंटरफेरेंस होने के चांसेस भी कम हो गए। बट माय डियर प्रेशर एंगल हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। 20 से 25 डिग्री के बाद अगर हमने प्रेशर एंगल को बढ़ाने की कोशिश करी तो माय डियर दिस विल डेफिनेटली रिजल्ट एडवर्सली, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम प्रेशर एंगल को लेते हैं तो माय डियर जो फोर्स आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, दैट इज F cos phi, that will be so less that will not be capable of running the gears। तो माय डियर उसके बाद फिर गियर्स ही नहीं चलेंगे। तो ऐसे इंटरफेरेंस ना होने का फायदा ही क्या है कि गियर चल ही नहीं रहे,
क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो हमेशा वर्क करना ही है। नेक्स्ट थिंग इज माय डियर, थर्ड वे टू एलिमिनेट interferences, stubbing of teeth. माइडियर स्टबिंग का मतलब होता है हेड को रिड्यूस करना। हम जानते हैं कि जो हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है उसका मेन कोज है किसी एक गियर के एडेंडम का दूसरे गियर के नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट में घुस जाना। तो माइडियर अब तक हम बेस सर्कल मतलब नॉन इन्वॉल्यूट को कम करने की कोशिश कर रहे थे, पर अगर हम अडेंडम को कम कर दे, लाइक हमने कहा कि हमारे पास एक गियर है और इस गियर का इतना पोर्शन अगर हम कट कर दें, तो हमने ये जो अडेंडम था जब यही कट कर दिया, तो माय डियर ऐसा करने से डेफिनेटली जब हम अडेंडम भी कम करेंगे तो अडेंडम कम करने से भी इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटीज कम होने लगेंगी, क्योंकि माय डियर यही वाला पार्ट जब दूसरे गियर के नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन में जा रहा था तो इंटरफेरेंस हो रहा था। तो अगर हम इसका थोड़ा सा पार्ट स्टब कर दें, हटा दें, तो माय डियर इन दैट केस जो इंटरफेरेंस होगा वो होने की पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिड्यूस। एंड माय डियर ऐसा जब हम करेंगे तो ऐसा करने से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रेशर एंगल पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्रेशर एंगल कांस्टेंट ही रहेगा। तो स्टबिंग करने से प्रेशर एंगल विल नॉट गेट अफेक्टेड। एंड माय डियर इसके साथ ही बेस सर्कल भी चेंज नहीं होगा, तो बेस सर्कल यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, बेस सर्कल चेंज नहीं होगा। एंड माय डियर जब हम ऐसा करते हैं तो नो डाउट इन दैट कि जो अडेंडम सर्कल रेडियस है, अडेंडम सर्कल रेडियस है वो कम हो जाएगा। और अगर अडेंडम सर्कल रेडियस माय डियर कम हो रहा है, सो फॉर दैट अडेंडम सर्कल रेडियस कम होने के कारण जो हमारा पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्योंकि पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट एक के टिप से दूसरे के टिप तक होता था, तो माय डियर जो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। और अगर पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट माय डियर कम हो रहा है, जबकि आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट की अब हम बात करें तो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट भी पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड कर रहा था, दैट विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। एंड माय डियर ऐसा होने से हमारा जो कॉन्टेक्ट रेशियो है, कॉन्टेक्ट रेशियो भी कम होने लगेगा। बट हम अच्छे से एक बात जानते हैं, कॉन्टेक्ट रेशियो एक से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब माय डियर हर कोई मेथड जो हम डील कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन है। अंडरकटिंग से टीथ की रूट की स्ट्रेंथ कम हो रही है, प्रेशर एंगल बढ़ाने से माय डियर एफटी कम हो रहा है, और स्टबिंग करने से कॉन्टेक्ट रेशियो कम हो रहा है। एंड माय डियर अगर कॉन्टेक्ट रेशियो यहां पर कम हो रहा है, तो अगर हम बात कुछ और टर्म्स में करें कि व्हाट अबाउट लोड शेयरिंग, तो माय डियर क्योंकि लोड शेयरिंग में कोई खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, कॉन्टेक्ट रेशियो भले ही कम हो, क्योंकि माय डियर यहां से टीथ की जो थिकनेस है वो कम होती है, इसके बाद थिकनेस ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली अगर हम यहां बात करें कि अगर हम स्टबिंग ऑफ टीथ कर रहे हैं, तो जो यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है दैट इज इन केस ऑफ कॉन्टेक्ट रेशियो, क्योंकि कॉन्टेक्ट रेशियो इसमें माय डियर कम होगा। द रीजन इज द रिडक्शन ऑफ अडेंडम सर्कल रेडियस, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट एंड आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस इज थर्ड वे टू एलिमिनेट इंटरफेरेंस। नाउ माय डियर वी आर कमिंग टू द बेस्ट मेथड। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम ऐसा करते हैं तो कॉन्टेक्ट रेशियो कम होता है, लोड शेयरिंग भी थोड़ी सी अफेक्टेड होती है, बट हाँ स्ट्रेंथ ऑफ टीथ बढ़ती है क्योंकि हाइट कम हो रही है, तो ये वाला पार्ट वैसे भी कम थिकनेस का होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट फोर्थ वन, and that fourth one is the best way, that is by increasing the number of teeth. So the fourth way, by increasing number of teeth. So my dear अभी अगर हमने कहा, मैं एक टीथ बना के दिखा रहा हूं आपको, this is one teeth, तो एक सरकमफेरेंस हमने उतना ही रखा और उसी सरकमफेरेंस पे माय डियर हम नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ टीथ अगर बढ़ाना है सरकमफेरेंस तो उतना ही है, तो मैंने कहा दूसरा अगर हम टीथ ऐसे बनाएं, तो ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे। अगर हमने और छोटा कर दिया और ज्यादा टीथ आ जाएंगे। वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। तो इस तरीके से ज्यादा नंबर ऑफ टीथ्स इस पर ला सकते हैं। बट माय डियर
प्रश्न ये है कि नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ द नंबर ऑफ टीथ्स विल इंक्रीज। तो ऐसा होने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो हमें देखना है। तो माय डियर, अगर हम नंबर ऑफ टीथ बढ़ाएंगे तो माय डियर जो सबसे पहली चीज है, हमारा जो प्रेशर एंगल है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्रेशर एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड माय डियर, इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा अडेंडम रेडियस है, अडेंडम रेडियस डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस, और अडेंडम रेडियस कहीं ना कहीं एक कोर्स था इंटरफेरेंस का। तो माय डियर ऐसा करने से हमारा जो अडेंडम सर्कल रेडियस है वो कम हो जाएगा। एंड माय डियर द नेक्स्ट थिंग इफ यू डिस्कस इज दैट बेस सर्कल रेडियस, हम जानते हैं बेस सर्कल रेडियस को हम r cos phi दिखाते हैं। सो क्योंकि प्रेशर एंगल चेंज नहीं हुआ तो अडेंडम सर्कल रेडियस तो भले ही कम हो रहा है, बट जो हमारा बेस सर्कल रेडियस है उस पर कोई डिफरेंस या कोई फर्क नहीं आने वाला है। एंड माय डियर इसके बाद अगर हम कुछ और पैरामीटर्स देखें तो क्योंकि ऐसा हो रहा है इसके कारण ऑब्वियस सी बात है हमारा इंटरफेरेंस तो कम होना तय है। और अगर हम बात करें जैसे अब तक हम जो भी मेथड पढ़ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब तक हम देख रहे थे कि अंडर कटिंग कर दो, अंडर कटिंग करने में रूट की स्ट्रेंथ कम हो रही है, प्रेशर एंगल बढ़ा दो एफटी कम हो रहा है। माय डियर थर्ड मेथड हमने देखा कि स्टब कर दो, तो ऐसा करने से कॉन्टैक्ट रेशियो कम हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने प्रेशर एंगल को नहीं चेंज किया, नंबर ऑफ टीथ जब बढ़ाए, तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हम यहाँ पर देखें, इफ वी डिस्कस अबाउट पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि अडेंडम कम हुआ है तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डेफिनेटली माय डियर इट इज गोइंग टू रिड्यूस। बट इस बार पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अगर कम हो रहा है साथ ही आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम हो रही है, बट इस बार माय डियर जो सर्कुलर पिच है, अगर हम सर्कुलर पिच की बात करें तो जो सर्कुलर पिच है, सर्कुलर पिच ऑल्सो रिड्यूसिंग। एंड माय डियर एज दिस इज द डिफरेंस या दिस इज द गैप बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ टू टीथ्स, और सर्कुलर पिच भी कम हो रही है, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट और सर्कुलर पिच दोनों कम हो रही है। और हम जानते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पेज। एंड माय डियर जब हम इन दोनों के रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल देखा ये जाता है कि कॉन्टैक्ट रेशियो जो है वो ओवरऑल बढ़ने लगता है, और अगर कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ेगा माय डियर तो लोड की शेयरिंग बढ़ेगी, तो यहाँ पर लोड शेयर्ड भी जो है माय डियर वो बढ़ने लगता है। तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट माय डियर एक चीज जरूर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी गियर के अंदर टोटल 16 टीथ है, हमने टीथ को बढ़ाया, इंटरफेरेंस के होने के रीजंस, होने के जो पॉसिबिलिटीज थी वो कम होने लगी। मैंने आपसे कहा ना मैंने अंडर कट किया गियर में, ना मैंने प्रेशर एंगल को ज्यादा रखा, मैंने 10-12 डिग्री प्रेशर एंगल लिया। एंड माय डियर थर्ड थिंग मैंने आपसे कहा कि मैंने स्टबिंग भी नहीं की, कुछ नहीं किया इन तीनों में से, बस नंबर ऑफ टीथ बढ़ाता चला गया। मैंने देखा पहले मेरे पास 16 टीथ थे, मैं बढ़ाते 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 30 तक ले गया, और जब मैं 30 तक ले गया तो उसके बाद माय डियर मैंने देखा कि इंटरफेरेंस खत्म हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से ये सब हो रहा है, तो इंटरफेरेंस विल डेफिनेटली रिड्यूस एंड देयर विल बी अ टाइम जब वो एलिमिनेट हो जाएगा। बट माय डियर अब 30 के बाद अगर मैं 32 रखूंगा तो भी नहीं होने वाला इंटरफेरेंस, 40 रखूंगा तो भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। बट माय डियर जितने ज्यादा टीथ रखूंगा उतनी मेरी कॉस्टिंग जरूर बढ़ेगी, इसलिए हम ऐसा जनरली करते नहीं है, और बल्कि हम चाहें तो ये वाला मेथड अकेला काफी है इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए, इसको बाकी किसी मेथड की जरूरत नहीं है। बट माय डियर अपने कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमी भी मैटर करती है, तो अपने कॉस्ट को कम करने के लिए हम हर मेथड की थोड़ी थोड़ी हेल्प लेते हैं। थोड़ा सा अंडर कट कर देंगे, थोड़ी सी स्टबिंग कर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर एंगल बढ़ा देंगे, एंड माय डियर थोड़े से नंबर ऑफ टीथ बढ़ा देंगे। तो हम इन चारों मेथड्स को थोड़ा 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 यूज करते हुए इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करते हैं। ऐसा करने से हमारे जो नंबर ऑफ टीथ है वो एक लिमिट में रहने के कारण हमारा कॉस्ट एक लिमिट में रहता है, नहीं तो जितने नंबर ऑफ टीथ आप बढ़ाते चले जाओगे उतनी आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। सो माय डियर इसलिए इकोनॉमी मैटर करती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा हेल्प सबका लेंगे, सबको उनकी लिमिट्स में रखते हुए, बट माय डियर थोड़ी सी हेल्प लेते हुए। तो माय डियर प्रेशर एंगल 10 की जगह हम 20 भी रखते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट अगर नहीं हो रहा है विल गो फॉर 20, क्योंकि ऐसा करने से नंबर ऑफ टीथ बहुत ज्यादा बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। सो माय डियर हम सब मेथड्स का थोड़ा थोड़ा सहारा लेते हैं। हालांकि अंडरकट गियर्स आर नोन टू बी द किंग ऑफ द लो पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशंस, वहां वो यूज होते हैं, बट बाकी सब जगह इन सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। तो हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ टीथ बढ़ने पर इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है। तो बट माय डियर अगर बढ़ने पर खत्म हो रहा है, मान लो 30 पर भी इंटरफेरेंस नहीं है, 35 पर भी नहीं है, तो हम 35 नहीं 30 रखेंगे, क्योंकि 30 रखने पर माय डियर अगर हमारा इंटरफेरेंस खत्म हो रहा है
तो हम 35 रख के अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ाएं? तो माय डियर ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि असली में कितने नंबर ऑफ टीथ्स होंगे, कितने वो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स होंगे जिस पर इंटरफेरेंस नहीं होगा, ताकि हम उसी मिनिमम नंबर को पकड़कर चले, उससे ज्यादा टीथ्स हम ना दें, ताकि हमारी कॉस्ट भी एक लिमिट तक रहे। तो माय डियर अब मैं आपके सामने वो एक्सप्रेशंस रख रहा हूं जो कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ के होते हैं। पूरी थ्योरी ऑफ मशीन्स में मैंने आपके सामने सारे डेरिवेशंस किए हैं, हालांकि फॉर गेट पर्पस यू नीड नॉट टू गो फॉर दैट। Even for engineering services, they are required only for conventional part. For objective, they are not required. You can directly go with the expressions. So, my dear, अब हम देखेंगे minimum number of teeth के लिए कि minimum number of teeth कितने हो कि हमारा काम बन जाए. Let us see. So, my dear, now next we are going to look into the minimum number of teeth required to eliminate the interference. And my dear, यहाँ पर मैंने आपके सामने expressions लिखे हैं कि जो पिनियन है उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ शुड बी 2 times AP by this, and for gear is this, for rack is this. एक एक करके मैं सारी चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव अ टर्म नोन एज फ्रैक्शनल अडेंडम। फ्रैक्शनल अडेंडम की अगर हम बात करें तो माय डियर जनरली ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, it is the addendum of a gear for 1 mm of module। 1 mm मॉड्यूल के लिए अडेंडम को हम फ्रैक्शनल अडेंडम बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो अडेंडम ऑफ अ गियर हो रहा है, क्योंकि हम गियर को स्टब भी करते हैं तो इसलिए अडेंडम ऑफ गियर को हम डिफाइन करते हैं मॉड्यूल टाइम्स फ्रैक्शनल अडेंडम। और मैं मान के चल रहा हूं जैसे गियर का अडेंडम मेरे पास 7.5 mm आता है और मॉड्यूल जो मेरा है लेटर से वो 8 mm है, तो माय डियर जो फ्रैक्शनल अडेंडम आएगा वो आएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 8 एंड इट इज डिफाइंड एज कि अगर मॉड्यूल 1 mm होता तो अडेंडम कितना होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल अडेंडम। तो माय डियर यहां पर जो एपी है वो फ्रैक्शनल अडेंडम फॉर पिनियन है। सिमिलरली जो एजी है वो फ्रैक्शनल अडेंडम फॉर गियर है और सिमिलरली जो AR है वो फ्रैक्शनल अडेंडम फॉर रैक है। अब यहां पर हम जानते हैं जो रैक है वो एक स्पेशल तरह का गियर होता है। रैक को हम इस तरीके से दिखाते हैं, दिस इज गियर लाइक दिस। इस रैक के अंदर जितने भी सर्कल है, चाहे हम अडेंडम की बात करें, चाहे हम डिडेंडम की बात करें, चाहे हम क्लियरेंस की बात करें, एंड माय डियर चाहे हम पिच सर्कल की बात करें, ये सारे के सारे जो सर्कल हुआ करते थे दे आर इन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन टर्म्स। बट माय डियर एक सर्कल जिसको हम बेस सर्कल बोलते हैं वो यहां पर अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन होता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्योंकि माय डियर हम जानते हैं बेस सर्कल इज द डेफिनेशन फॉर इन्वोल्यूट कि वो सर्कल जो फिक्स सर्कल जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन घूमी उससे अगर हमें मिल रहा है तो माय डियर बेस सर्कल के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। बेस सर्कल जब तक सर्कल नहीं रहेगा विल नॉट हैव इन्वोल्यूट, तो बेस सर्कल का सर्कल रहना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा जितने भी सर्कल है एक्सेप्ट बेस सर्कल दे आर एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, बेस सर्कल इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। सो माय डियर ये इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं चीजों को। और यहां पर जो जी है, जी इज नोन एज गियर रेशियो। अब माय डियर यहां पर एक कंफ्यूजन आता है, हालांकि मशीन डिजाइन में टर्म हम बहुत डिटेल में देखेंगे। एक रेशियो कहलाता है वेलोसिटी या स्पीड रेशियो जो हम देख चुके हैं, एक होती है ट्रेन वैल्यू, ये है गियर रेशियो। गियर रेशियो को माय डियर हम स्पीड की टर्म में डिफाइन नहीं, नंबर ऑफ टीथ की टर्म में डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टीथ इन गियर टू द नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन। जनरली गियर में टीथ ज्यादा होते हैं, पिनियन में कम, तो गियर रेशियो इज ऑलवेज मोर देन इक्वल्स टू 1। तो गियर रेशियो हमेशा मोर देन और इक्वल्स टू 1 होता है। सो जी इज द गियर रेशियो, फाई इज द प्रेशर एंगल। सो माय डियर दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अब माय डियर अब अगर हम इन्वोल्यूट सिस्टम या इन्वोल्यूट गियर सिस्टम की बात करें तो जो इन्वोल्यूट गियर सिस्टम होता है उसमें दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस जनरली आती हैं। एक होता है फुल डेप्थ सिस्टम, एक होता है स्टब डेप्थ सिस्टम। स्टब डेप्थ सिस्टम मैंने आपसे कहा जो इन्वोल्यूट सिस्टम होता है, इन्वोल्यूट गियर सिस्टम, तो दो तरह के सिस्टम्स को हम देखते हैं।
सबसे पहले जो आता था उसको बोलते थे फुल डेप्थ सिस्टम, और बाद में जब स्टबिंग का कॉन्सेप्ट 10 साल के बाद आया था, 8 to 10 ईयर्स के बाद अंडर कटिंग के, तो माय डियर जो स्टब्ड डेप्थ सिस्टम है, तो जब फुल डेप्थ सिस्टम शुरू में आए थे जो वो 14 हाफ फुल डेप्थ सिस्टम होते थे, फिर प्रेशर एंगल को बढ़ा करके 20 डिग्री फुल डेप्थ, फिर 20 डिग्री स्टब डेप्थ, इस तरीके से सिस्टम आते रहे। एंड माय डियर जो स्टब्ड डेप्थ सिस्टम है इसमें तो हमने देखा मॉड्यूल जो होता है वो 1 mm से कम होता है, बट जो फुल डेप्थ सिस्टम है उसमें जनरली हम लिया करते थे कि जो हमारा अडेंडम है वो 1 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल है, दैट इज अडेंडम इज 1 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल इन फुल डेप्थ सिस्टम। और अभी अभी हमने यहां पर देखा, यहां पर जो अडेंडम लिखते थे दैट वाज फ्रैक्शनल अडेंडम टाइम्स मॉड्यूल। एंड माय डियर इसका मतलब है कि यहां पर जो a था वो इक्वल्स टू 1 था, जबकि यहां पर जो a है वो लेस देन 1 है, क्योंकि अडेंडम को कम कर दिया गया, अडेंडम को स्टब कर दिया गया, तो इसलिए यहां पर जो हम डिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल अडेंडम इज इक्वल्स टू 1, यहां पर फ्रैक्शनल अडेंडम इज लेस देन 1। सो माय डियर इस तरीके से इन्वॉल्यूट गियर सिस्टम्स को हम डील किया करते हैं। तो माय डियर नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू इज इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस। मैंने आपसे कहा मेरे पास इनिशियली ये एक गियर का सेंटर, ये दूसरे गियर का सेंटर, और दोनों का सेंटर डिस्टेंस जो था वो 100 mm था, और दिस इज माय कॉमन टेंजेंट, दिस इज माय लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज माय प्रेशर एंगल। एंड माय डियर आपको याद होगा अगर मैं इसको O1M बोल रहा हूं, इसको O2N बोल रहा हूं, तो एक पिनियन है और दूसरा गियर है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड माय डियर आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था लॉ ऑफ गियरिंग, तो उस समय पे मैंने O1M और O2N को अलग से लिखा था। एंड माय डियर वो जो O1M है वो O2N है, यहां से आप देख सकते हो ये दोनों की दोनों दे आर रेडियस ऑफ बेस सर्कल, और बेस सर्कल वो सर्कल है जिसको फिक्स रख के उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन का प्योर रोलिंग मोशन कराते हैं, तो हमें मिलता है देन वी गॉट माय डियर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जब बना उसी समय बेस सर्कल डिसाइड था, तो बेस सर्कल के रेडियस तो हमेशा रहते हैं फिक्स। अब माय डियर बात हो रही है वाइब्रेशन की, जब हम वाइब्रेशन देखेंगे तो वी विल बी प्रूविंग दैट इन अ रनिंग सिस्टम वाइब्रेशंस कैन नॉट बी जीरो, और वाइब्रेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं जो आप बहुत ग्रेट डिटेल में देखने वाले हो वाइब्रेशन के समय पर। अभी के लिए हम इतना मान लेते हैं वाइब्रेशंस इन अ रनिंग सिस्टम कैन नेवर बी जीरो, एक रनिंग सिस्टम में वाइब्रेशन होंगे ही होंगे। तो माय डियर जब वाइब्रेशन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वाइब्रेशन का मतलब क्या है, ये दो गियर है, वाइब्रेशन के कारण ऐसे ऐसे हो रहे होंगे। जब ऐसे ऐसे माय डियर होंगे तो ऑब्वियस सी बात ये है कि व्हेन दे विल डू लाइक दिस एंड दिस, व्हेन इट विल बी हैपनिंग, तो उनके सेंटर डिस्टेंस भी चेंज हो रहे होंगे। तो मैंने कहा इनिशियली सेंटर डिस्टेंस 100 mm था, और बाद में सेंटर डिस्टेंस जब वाइब्रेशन हुआ तो जब वो दोनों क्लोज आए तो 98 रह गया, मतलब 2 mm से सेंटर डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। तो माय डियर जब ये 98 mm रह गया तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा जब भी दो गियर कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उनके पिच सर्कल हमेशा टचिंग में होते हैं। तो पिच सर्कल यहाँ भी टच में थे, पिच सर्कल यहाँ भी टच में थे। ऐसा तभी हो सकता है जब पिच सर्कल पहले वाले से डिफरेंट हो, मतलब जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे पिच सर्कल चेंज हो जाते हैं। अब जब पिच सर्कल चेंज हुए माय डियर, तो जब पिच सर्कल चेंज हुए, दिस इज द पॉइंट विच इज नोन एज पिच पॉइंट, और हम जानते हैं जब हमारे गियर्स के सेंटर डिस्टेंस नीचे आए तो जो ये लाइन ऑफ एक्शन होगी उसका जो प्रेशर एंगल फाई बन रहा था इट विल आल्सो चेंज टू फाई डैश। सो माय डियर कहने का मतलब ये है कि जब वाइब्रेशंस हुआ तो हमारा पिच सर्कल, बेस सर्कल, नॉट बेस सर्कल सॉरी पिच सर्कल के साथ हमारा प्रेशर एंगल, हमारा कॉमन नॉर्मल जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, ये सब चेंज हो गए। बट माय डियर बेस सर्कल भले ही नजदीक आए पर बेस सर्कल रहे वही, क्योंकि बेस सर्कल तो वो सर्कल है जिनसे इन्वॉल्यूट बना था। जब गियर ऊपर नीचे होंगे, टीथ ऊपर नीचे होंगे, तो बेस सर्कल ऊपर नीचे भले ही होंगे, बट माय डियर क्योंकि सेंटर डिस्टेंस से चेंज हो रहे हैं, बट बेस सर्कल का रेडियस इज गोइंग टू बी अनअफेक्टेड। कहने का मतलब जब वाइब्रेशन होता है तो माय डियर सब कुछ चेंज होता है और बेस सर्कल की रेडियस कभी भी चेंज नहीं होती है। और आपको याद होगा जब हमने लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ा था तो हमने एक रेशियो लिखा था ω1 by ω2, एंड दैट रेशियो वी वर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ, हमने क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल्स की टर्म्स में जब लिखा था तो हमने इसको कुछ इस तरीके से प्रूव किया था, दैट वाज O2N by O1M, एंड माय डियर इसको हमने ऐसे भी लिखा था, दिस वाज O2P by O1P, और हमने कहा था कि ये कांस्टेंट है। तो माय डियर ये है O2N और O1M, दिस इज बेस सर्कल रेडियस।
चाहे सब कुछ चेंज हो गया हो माय डियर, बेस सर्कल रेडियस, क्योंकि वो तो इन्वोल्यूट प्रोफाइल बनते समय डिसाइड हो गए थे, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे वाइब्रेशन आए, चाहे कुछ भी हो, ये रेशियो हमेशा यही रहेगा। तो मतलब ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 भी वही रहेगा। कहने का मतलब जब वाइब्रेशंस भी आएंगे तो ओमेगा रेशियो इसका सेम ही रहेगा। एंड माय डियर, इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है, ये एक भगवान का वरदान है इन्वोल्यूट गियर के ऊपर, जिसके कारण इन्वोल्यूट गियर्स को हम आज भी वाइब्रेशंस के अंदर भी यूज कर पाते हैं। क्योंकि माय डियर, अगर वाइब्रेशंस आने पर ये रेशियो चेंज हो जाता तो ये गियर्स कहलाते ही नहीं, क्योंकि गियर्स की डेफिनेशन ही है कांस्टेंट ओमेगा रेशियो। तो माय डियर, कांस्टेंट ओमेगा रेशियो हमें अगर नहीं मिल पाएगा तो हम इनको गियर्स बोल ही नहीं पाएंगे। सो माय डियर, कांस्टेंट ओमेगा रेशियो प्रोवाइड करता है, क्योंकि ओमेगा रेशियो इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ बेस सर्कल रेडियस। एंड इफ दिस इज द केस, बेस सर्कल रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। वाइब्रेशन से पिच सर्कल बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, प्रेशर एंगल भी चेंज हो जाएगा, बट माय डियर, बेस सर्कल रेडियस पर कोई फर्क नहीं आने वाला। इसलिए माय डियर, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये वाइब्रेशंस के अंदर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो माय डियर, ये एक वरदान है जिसके कारण इन्वोल्यूट गियर्स सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं।